हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के टॉपिक आहार संस्कृति की स्टडी कर रहे हैं। इसका कार्यकाल 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व रहा। यह उदयपुर ज़िले में, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। गिलुंड, मरमी व बालाथल ये भी आहार सभ्यता के केंद्र। आहार सभ्यता के 3 केंद्र हैं, गिलुंड, मरमी व बालाथल। ये गिलुंड राजसमंद में स्थित है, मरमी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और बालाथल उदयपुर में स्थित है। चूँकि यह संपूर्ण सभ्यता बनास नदी घाटी में अवस्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार के उत्खनन का कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। तत्पश्चात 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल तथा 1961 में एच.डी. साकलिया, दक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान व मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में विस्तृत उत्खनन हुआ। अद्यतन आहार संस्कृति के 90 स्थलों को रेखांकित किया जा चुका है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे सबसे पहले उत्खनन किया गया था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा। उसके बाद 56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने सहयोग दिया। 1961 में एच.डी. साकलिया व उनके साथ दक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व संग्रहालय विभाग मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, इन सभी के तत्वाधान में विस्तृत उत्खनन हुआ था। तो इसमें 3 नाम मुख्य हो जाते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल एंड एच.डी. साकलिया। इन तीनों का ही बनास संस्कृति या आहार संस्कृति से जुड़ाव रहा। नेक्स्ट पॉइंट, आहार संस्कृति के कुछ स्थल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में भी मिलते हैं। आहार संस्कृति के स्थल अधिकांशतः नदियों के किनारों पर बसे हैं, जिनका आकार 10 हेक्टेयर के आसपास था। हालांकि आहार स्वयं कम से कम 11 हेक्टेयर और गुलुंड 10.5 हेक्टेयर का था। इस संस्कृति के अधिकांश स्थल 8 से 17 किलोमीटर के बीच अवस्थित हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि आहार संस्कृति विशेषतः नदियों के किनारे ही मिली थी और इनका कम से कम 11 हेक्टेयर और गिलुंड 10.5 हेक्टेयर का था। नेक्स्ट पॉइंट, आहार वन जो पुनः 1A, 1B तथा 1C में बांटा गया है, जिनकी अंश शोधित तिथियाँ क्रमशः 2500 ईस्वी पूर्व, लगभग 2100 पूर्व व 1900 ईस्वी पूर्व तय की गई हैं। केवल कालखंड 1 से निर्माण प्रक्रिया की 15 चरणों को रेखांकित किया गया है। उत्खनन से आहार में नस्तियों के 8 प्रस्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक मकान की लंबाई 10.35 मीटर बतलाई गई है। कालखंड फर्स्ट सी में तो लोहे की वस्तुएं जैसे तीराग्र, छेनी, कील और साकेट काफ़ी सामान्य रूप से मिलने लगते हैं। इस बात ही काफ़ी संभावना है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य हो। आहार फर्स्ट बी से लोहे का उपयोग किया जाने लगा था। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि आहार सभ्यता को 3 टाइप्स में बांटा गया। आहार फर्स्ट को पुनः 3 टाइप्स में बांटा गया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इनका कार्यकाल, फर्स्ट ए का कार्यकाल रहा 2500 ईस्वी, फर्स्ट बी का 2100 ईस्वी पूर्व और फर्स्ट सी का कार्यकाल रहा 1900 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर अगर हम मकान की लंबाई देखें तो लंबाई थी 10.31 मीटर देखी गई थी। और फर्स्ट सी में, आहार फर्स्ट सी में लोहे की वस्तुएं हमें दिखाई देने लगी। तिराग्र, उसमें तीर के आगे का भाग हमें नजर आया। छेनी, कील और साकेट ये सभी मिले थे। आहार फर्स्ट बी से लोहे का उपयोग किया जाने लगा था, आहार फर्स्ट बी से। नेक्स्ट पैराग्राफ, आहार के कालखंड फर्स्ट को 3 उपकालखंडों में विभाजित करते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। कालखंड फर्स्ट ए, फर्स्ट बी तथा फर्स्ट सी तीनों कालखंडों में ब्लैक एंड रेड मृदभांड प्रचलित रहे। केवल इनके प्रकार और स्वरूप के अनुपात में परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिए कालखंड फर्स्ट ए में ज़्यादातर ब्लैक एंड रेड मृदभांड उत्तल पात्रों तथा लाल मृदभांडों तथा धूसर मृदभांडों के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कालखंड फर्स्ट बी में ब्लैक एंड रेड मृदभांड की निरंतरता बनी रही। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी ये 3 तरह के कालखंड थे। इनमें से फर्स्ट बी में लाल व रेड व ब्लैक मृदभांड की प्रधानता रही। साथ में फर्स्ट ए में धूसर रंग के मृदभांड भी देखे गए थे, लेकिन फर्स्ट बी में केवल रेड और ब्लैक मृदभांड की निरंतरता बनी रही थी, लेकिन उससे कहीं अधिक धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड प्रचलित हो गए। कालखंड फर्स्ट सी में गहरे कीलाकार प्याले एवं ब्लैक एंड रेड मृदभांड पात्रों के अतिरिक्त एक अत्यंत चमकीले लाल मृदभांडों की शुरुआत देखी जा सकती है। कालखंड फर्स्ट सी में सूक्ष्म पाषाण की वेदारणी और वेदक, कार्नेलियन, क्रिस्टल, शीशा, जैम्पल, लाजवर्द, शिष्ट, शंख और टेराकोटा के मनके पाए गए हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि 3 कालखंड थे। उनमें से फर्स्ट सी में जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हमें मिली वो थी
टेराकोटा शंख, टेराकोटा के मन के शंख, वेदक, कार्नेलियन, क्रिस्टल, शीशा, ये सभी हमें फर्स्ट सी कालखंड फर्स्ट सी आहड़ से मिली थी। शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अंकित है। इसे ताम्रवती भी कहा गया, बनास संस्कृति भी कहा गया। 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे आघातपूर्व के नाम से इसे आघात दुर्ग भी कहा गया। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जान जाते हैं, इसे धूलकोट भी कहा गया। इस तरह से इसके 4-5 नाम हो जाते हैं: आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति, ताम्रवती, आघात दुर्ग और धूलकोट। यहाँ के लोग लाल, भूरे व काले मृदभांड काम में लेते थे, जिन पर रेखीय व सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए थे। अनाज रखने के मृदभांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता है। ये पूछे गए क्वेश्चन है कि गोरे क्या होते हैं, तो गोरे आहड़ संस्कृति में प्रयुक्त किए जाने वाले मृदभांड थे जिनमें अनाज रखा जाता था। ये लाल और काले रंग के मृदभांड रहते थे और उस पर सफ़ेद बूंदों वाले रेखीय व सफ़ेद बूंदों वाले डिज़ाइन बने हुए थे। कालखंड फर्स्ट पी अनन्य समकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के विपरीत आहड़ में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों को इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ 2 सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठी, सलाखा व पत्थरें मिली हैं जो सभी तांबे की हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से तांबे को गलाने की प्रक्रिया का प्रमाण मिला है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि फर्स्ट पी एक कालखंड और था जिसे हम फर्स्ट पी में विभाजित किया गया। यहाँ पर चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ और अंगूठी इस तरह की चीज़ें मिली। टेराकोटा की बनी वस्तुओं में कर्णफूल, देह गसना, मनौती कुंड, प्रगलन पात्र, पास, लटकन, स्फुतिका, कलश, मानव व पशु मणिमूर्ति, वृषभ, घोड़े और हाथी, ये तीनों मूर्तियाँ भी हमें आहड़ संस्कृति से ही प्राप्त हुई थी। आहड़ संस्कृति की सबसे मुख्य प्राप्ति टेराकोटा का बैल है जिसे बनासियन बुल कहा गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बनासियन बुल की किस सभ्यता में देखा गया? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर। तो आंसर है इसका बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति में बनासियन बुल को देखा गया। इस संस्कृति के लोग अपने मकान गीली मिट्टी, जिसे हम गारा कहते हैं, वह पत्थर से बनाते थे तथा नींव में प्राय पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। फर्श पर काली मिट्टी के साथ नदियों से लाए गए पीले तलछटों से मिलाया जाता था। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आहड़ संस्कृति के केंद्र चित्तौड़गढ़, जो कि मरमी जो कि चित्तौड़गढ़ में है, से बड़ी संख्या में मवेशी, भैंस, भेड़, कैस्टमक, पीतल व मुर्गे की हड्डियों के साक्ष्य तथा तांबे तथा ताजे पानी के 2 तरह के घोंगे के कवच मिले हैं। आहड़ से 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं, जिन पर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ अपोलो देवता व यूनानी भाषा में लेख अंकित है। मोहरों पर विहितभिष, पलितसा तथा तातीय तोमसम अंकित है। आहड़ से प्राप्त अन्य प्राप्तियों में बहुमुखी चूल्हे, पैर से चालित चक्की, सूत काटने के चरखे, लोह वस्तुएं तथा ईरानी धूप दीप पात्र प्रमुख हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि आहड़ सभ्यता के लोग पहले उनके मकान किस तरह से थे, पत्थर के बने हुए थे और नीचे जो नींव रखी जाती थी वो पीले तलछटों से उसमें मिलाया जाता था। काली मिट्टी और पीली तलछटें होती थी और इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका पशुपालन रहा था। आहड़ संस्कृति का केंद्र रहा था मरमी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली थी, उनमें मवेशी मिले थे, विशेषतः भैंस, भेड़, कृष्णमृग, पीतल व मुर्गे की हड्डियाँ, ये सभी हमें मरमी, जो कि चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से मिले थे। और 2 तरह के घोंगे के कवच भी मिले थे। आहड़ से 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली हैं। मोहरों पर लिखा हुआ था पलितसा, तातीय, तोम, सन, ये सभी मोहरों पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, साथ में हमें ईरानी धूप दीप पात्र, ये भी आहड़ संस्कृति से मिले हैं। बहुमुखी चूल्हे, ये भी आहड़ संस्कृति से मिले हैं। सूत कातने के चरखे, ये तीनों ही हमें आहड़ संस्कृति से मिले हैं। आहड़ संस्कृति के केंद्रों में स्टीराइट, सैलखड़ी, शीप, अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन, लापिस लाजुली, तांबा और कांसा से बनी बहुत सी सामग्रियों का उल्लेख होता है। अगर आहड़ से मिलने वाली सामग्रियों में देखा जाए तो यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन में सैलखड़ी की प्राप्ति कहाँ से हुई? आहड़ से हुई। लापिस लाजुली की प्राप्ति कहाँ से हुई? आहड़ से हुई। और सूत काटने के चरखे, ये भी बनास संस्कृति से। ईरानी धूप दीप पात्र, ये भी बनास संस्कृति से। नेक्स्ट पॉइंट, शंख से बने सामान स्थानीय रूप से बनाए गए थे। यहाँ प्राप्त कार्नेलियन तथा लाजव्रत के मनके तथा इसके अतिरिक्त आहड़ फर्स्ट सी से प्राप्त रंगपुर प्रकार के चमकीले रक्तिम मृदभांडों की प्राप्ति के आधार पर इनका संबंध गुजरात के हड़प्पा कालीन केंद्रों के साथ सिद्ध होता है।
चावल व बाजरा आहार संस्कृति की प्रमुख खाद्यान्न फसलें थीं। चावल के दानों के अवशेष मिले हैं। कालखंड फर्स्ट बी में इस संस्कृति का संबंध बाघ और भीलवाड़ा जैसे मध्य पाषाणिक आखेटक संग्राहक समुदायों के साथ भी था। गिलुंड, जिसकी खोज बीबी लाल आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है, यह एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्रस्तर फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से भारी मात्रा में कैल्सीडनी के बने औजार मिले हैं। गिलुंड संरचनात्मक अवशेषों में कच्ची ईंट की बनी एक संरचना थी जिसका माप 30.48 व 24.28 मीटर था। यह पक्की ईंट की दीवार का अंग थी जिसकी नींव पत्थर के टुकड़ों पर रखी गई थी। भंडारण गर्त भी पाए गए हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि इनका मुख्य अनाज था चावल व बाजरा। चावल के दाने देखे गए थे। पहले हमने मरवी चित्तौड़गढ़ में स्टडी की थी कि वहाँ क्या क्या मिला था। मरवी चित्तौड़गढ़ में काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, मुर्गे की हड्डियाँ, कृष्ण नमक, पीतल, ये सभी मिले थे। अब हम गिलुंड की बात कर रहे हैं। गिलुंड में भी आहड़ या बना संस्कृति के अवशेष देखे गए थे। गिलुंड का जब भी नाम आता है तो बीबी लाल, जो कि 1959 में इन्होंने देखा था, ये भी गिलुंड भी एक आहड़ संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यह हमें ध्यान रखना है। गिलुंड में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, साथ में भारी मात्रा में कैल्सीडनी के बने औजार मिले हैं। गिलुंड संरचनात्मक अवशेषों में कच्ची ईंट की बनी एक संरचना थी और इसमें ईंटों का आकार भी पूछा गया था 30.48 इंटू 24.28, जिसकी नींव पत्थर के टुकड़ों पर रखी गई थी। साथ में ईंटों के साथ साथ, पक्की ईंटों के साथ साथ यहाँ पर भंडारण गर्त भी मिले थे। साथ में सूक्ष्म पाषाण तांबे के टुकड़े भी देखे गए हैं। अर्धकीमती पत्थरों के मनके भी देखे गए हैं। पशुओं की मूर्तियाँ भी टेराकोटा के बने खिलौने। टेराकोटा के बने खिलौने इसमें इसका विशेष अवशेष रहा। नेक्स्ट पॉइंट, बालाथल। बालाथल, इसकी खोज की थी वी.एन. मिश्र ने। यहाँ पर हमने गिलुंड की खोज के विषय में जाना था बीबी लाल, और यहाँ पर बालाथल इसकी खोज की थी वी.एन. मिश्र 1993, 94, 98। अंश शोषित तिथि चौथी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंतिम चरण थे। तिथि निर्धारण के आधार पर इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के समकालीन कहा जा सकता है। बालाथल से रेड शिल्पवेयर, लाल लेप मृदभांड बालाथल स्थल का 2 हेक्टेयर के करीब था। यहाँ पर इसी प्रकार मिट्टी से मिले भंडारण गर्त भी मिले हैं। चूल्हों के साक्ष्य भी, यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन कमरों भी मिला है। योगी मुद्रा में समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। बालाथल से एक विशाल मिट्टी की दीवार द्वारा की गई घेरेबंदी का प्रमाण मिला है। इस सुरक्षा दीवार में बुर्ज बनाए जाने का स्पष्ट प्रमाण मिला है। 4.80 मीटर से 5 मीटर के बीच मोटाई वाली इस दीवार से लगभग 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को घेरा गया था। 4 से 4.8 मीटर चौड़ाई वाले उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व दिशा में जाने वाली एक सड़क का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। यहाँ हम बात करें बालाथल सभ्यता की, इसकी खोज की गई थी वी.एन. मिश्र द्वारा 1993 में। यहाँ पर मुख्यतः हम रेड शिल्पवेयर, लाल लेप मृदभांड मिले हैं। इसके साथ ही भंडारण गर्त भी मिले हैं और यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य भी बालाथल से मिले हैं। यहाँ घेरेबंदी का प्रमाण, बालाथल से विशाल मिट्टी की दीवार के घेरेबंदी का प्रमाण भी बालाथल सभ्यता से मिला है। यहाँ पर एक सड़क का भी प्रमाण मिला है। यहाँ पर प्रस्तरीय आधारशिला पर बनाए गए थे मिट्टी, ईंटों व पत्थरों की आधारशिला भी मिली है। बहुकक्ष वाले 3 विशाल भवनों को रेखांकित किया जा सकता है, जिनमें रसोईघर और भंडार कक्ष के अतिरिक्त 2 कुम्हारकों के भट्टी को भी चिन्हित किया गया है। एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। बालाथल से पतला सा लाल मृदभांड, हल्का काला मृदभांड, लाल काला मृदभांड, हल्का पीला मृदभांड आदि प्राप्त हैं। बालाथल से इसके अतिरिक्त एक रिजर्व स्लिपवेयर भी मिला है। तो इस पैराग्राफ में हमने यहाँ जाना कि बालाथल सभ्यता से हमें 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला। कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण भी बालाथल सभ्यता से मिला। इसके अतिरिक्त रिजर्व स्लिपवेयर भी बालाथल सभ्यता से मिला। उस गहरे लाल रंग का लेप चढ़ाया जाता था यह बर्तन के ऊपर, वह भी मिला। लेप पर गीता करते ही डिज़ाइन बनाया गया था ऊपर कंघे जैसी, तो वह भी मिला। साथ में गंडासा, चाकू, उस तरह शेरनी, कांटेदार और नोकदार तीराग्र आदि भी बालाथल सभ्यता से मिले हैं। हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं। साथ में टेराकोटा की गोली, हथौड़ा, शीर्ष, मेष की वर्षा और मेष की मणिमूर्ति भी बालाथल सभ्यता से मिली। बालाथल से बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ भी मिली। गौर, नीलगाय, चौसिंगा, काला हिरण, मुर्गा, मयूर, कछुआ, मछली और घोंगा, ये सभी पशुओं की हड्डियां भी हमें बालाथल सभ्यता से मिलेगी। पाले गए पशुओं में मवेशी के अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी और सूअर भी मुख्य थे।
गेहूं जो बाजरे की 2 प्रजातियां, चना, मूंग, मटर के अतिरिक्त बेर के भी यहाँ पर बालातर सभ्यता से प्रमाण मिले हैं। आहट संस्कृति की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ के निकट पुरानी मरमी में भी दिखलाई पड़ती है। यहाँ बसावट के 4 प्रस्तर पाए गए हैं। 545 पशु हड्डों का विश्लेषण किया गया। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ के लोग मुख्यतः पशुपालक थे और मवेशियों और भैंसों पर इनकी निर्भरता अधिक प्रतीत होती है। आखेट के अतिरिक्त कुछ संख्या में भेड़ बकरियों के पालन का भी प्रमाण मिलता है। आहट सभ्यता की हम बात करें, एक केंद्रता क्या था। आहट संस्कृति राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फली फूली, मध्य भारत में महलवा क्षेत्र तक इसका विस्तार हुआ। आहट संस्कृति चंबल नदी के कई स्थलों के अतिरिक्त मुख्य रूप से कायथा से चिन्हित की जाती है। आहट संस्कृति की विशेषता यहाँ की एक चार्ट पर बनी ब्लैक एंड रेड मेजबाने जिन पर सफ़ेद रंग का डिजाइन माना जाता है। राजस्थान की आहट संस्कृति में पत्थर के औजार सामग्रियाँ कम से कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर आहट संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की टेराकोटा से बनी सामग्रियाँ हैं। टेराकोटा की बनी ऐसी मूर्तियाँ काफ़ी बारीक एवं उत्कृष्ट मिट्टी से बनाई गई थी। आहट संस्कृति के अंतिम चरण में कायथा में बड़े स्तर पर किसी अग्निकांड या दुर्घटना के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।